हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइज, आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एनिसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट करिए। ये आपका 100% आपको बेनिफिट देगा ही देगा। लेकिन उसके पहले आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत जाइए, ज्वाइन करिए। वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। बाकी पीडीएफ वहाँ शेयर कर दी जाती है, अभी नहीं शेयर की जा रही है, बट हम 1 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स फिर से। तो आपको वहाँ वन लाइनर में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो आज का मोटिवेशन कोच है वो देख लेते हैं, ताकि जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या कह रहा है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी ही ईजिली कर सकता है, बहुत ही आसानी से कर सकता है। और ये जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प होता है, ये मनुष्य को रंग से राजा बना देती है। और अगर इसका अभाव हो, इसकी कमी हो, तो ये क्या करती है, राजा से रंग भी बना सकती है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो डेडिकेशन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्पित होकर के लगे रहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास धैर्य होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ आपको लगे रहना है। तो चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए अब आप सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में ये इम्पोर्टेंट है कि ये बिलिंगुअल है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो भी देख सकते हैं। और बस यही है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन मैंने कम कर दिया है क्योंकि टाइम लगा दोनों लैंग्वेज में क्रिएट करते हुए। लेकिन अब कुछ पाने के लिए थोड़ा तो खोना ही पड़ता है। तो चलिए, 4 क्वेश्चन कम हो गए, बट इट्स ओके। टाइम मिलता है तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो चलिए, पहले हम क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ करके आपको चीज़ें समझा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, पहले इसमें देखना है निम्न कथनों पर विचार करना। तो चलिए विचार कर ही लेते हैं जब कह रहे हैं तो। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा मानी जाती है। तो बताइए कि ये क्या मतलब, इसमें बोला है कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो प्रथम धातु तांबा मानी जाती है। और तो दूसरा क्या कह रहा है, आहार, कायथा, जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। तो बिल्कुल आहार, कायथा, जोरवे क्या है, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। और तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग जो हुआ था, तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग कब हुआ था, ताम्र पाषाणिक संस्कृति की विशेषता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपको मिलाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। स्वर्ण दक्कन, बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी, बिल्कुल सही है। चांदी ईरान, जब तीनों सही है तो एक तो ऑब्वियस सी बात है गलत ही होगा। तो चांदी अगर ईरान में नहीं है तो कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान में ये भी है। चांदी भी कहाँ से मंगाई जाती थी, आयात की जाती थी, अफ़गानिस्तान से आयात की जाती थी। और अब ये जो लाजवर्द मणि आयात की जाती थी वो अफ़गानिस्तान के कहाँ से, बदख्शा से। कहाँ से, बदख्शा से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका शायद इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा, भूल गई। चलिए नेक्स्ट पढ़ देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता है। तो सही है कि गलत मुझे नहीं पता, आप लोग अपना खुद आंसर देखिएगा। हड़प्पा घग्गर के किनारे, मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पीय नगर थे। इज इट राइट और रॉन्ग, ये आपको लिखना है। चलिए इंग्लिश भी पढ़ दे रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैव बीन कॉल्ड द ट्विन कैपिटल्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा वर द Harappa were the Harappan sites situated on the banks of Ghaggar and Mohenjo-daro on the banks of Ravi river। तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, चलते हैं आप अपने हिंदी वाले पे। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये हड़प्पा घग्गर नहीं, रावी नदी के बाएं किनारे पर है। और मोहनजोदड़ो रावी नहीं बल्कि सिंधु के दाएं किनारे पर है, सिंधु के दाएं किनारे पर है। इस हिसाब से यहाँ पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है। बाकी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, एकदम राइट है। तो समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य। यहाँ भी हमको गलत ही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लोथल से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, पता नहीं। गेहूं मिला है, चावल मिला है, डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है, पता नहीं। हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था,
ये भी आप ही को पता होगा, मुझे नहीं पता है। फिर क्या कह रहा है, लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ था। चलिए इंग्लिश भी पढ़ देते हैं फटाफट। Which of the following statement is false? Wheat residues have been found from Lothal. Paddy husks have been received from Rangpur. The rule of Harappa was in the hands of merchant class. And fourth option is a clay mummy model was obtained from Lothal. तो यहाँ पर अगर हम हिंदी वाले में आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन से गलत है। असत्य बताना है, तो ये बताइए आप लोग। रंगपुर से धान की भूसी तो प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, बिल्कुल सही है। लोथल से मिट्टी का एक मम्मी का मॉडल मिला, ये भी सही है। इस हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि गेहूँ नहीं, यहाँ पे क्या मिला था, चावल के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य मिले थे। और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, जैसे मैके महोदय हैं, तो उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में किसका शासन था, जनप्रतिनिधियों का शासन था। वहीं हंटर महोदय आते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया, हड़प्पा की शासन व्यवस्था क्या थी, जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मतलब दोनों का स्टेटमेंट अपना अपना बस थोड़ा सा अलग कर देते, बाकी चीज़ें वही हैं। लेकिन शर्मा आते हैं, मतलब शर्मा का कहने का मतलब RS शर्मा, वो आते हैं, वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर, वाणिज्य और व्यापार पर दिया था। इस हिसाब से क्या होगा, और जो RS शर्मा है, इन्हीं का सबसे ज़्यादा जो मत था वो उचित था, इन्हीं का माना जाता था। तो इसीलिए हड़प्पा का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे मिलान कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये देखना है हमें। हड़प्पा से अन्नागार मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, सुरकोतड़ा से गेहूं के अस्थिपंजर मिले हैं, मांडा से युग्म शवाधान मिले हैं। तो ये मांडा से युग्म शवाधान नहीं मिले हैं। अगर यहाँ से नहीं मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से युग्म शवाधान मिले हैं। और कालीबंगा से एक और चीज़ें मिली हैं कि यहाँ की जो मकान है वो, एक मिनट थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ के जो मकान हैं वो किसकी हैं, कच्ची ईंट के बने हुए हैं। कालीबंगा के मकान जो हैं वो कच्चे ईंट के बने हुए हैं। और कालीबंगा से युग्म शवाधान मिले हैं। तो मांडा के बारे में कुछ फैक्ट बता दे रहे हैं। मांडा कहाँ है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में एक नदी है, चिनाब नदी है। तो यहीं पर चिनाब नदी के जम्मू कश्मीर में मांडा जो है वो चिनाब नदी के किस तट पर है, दाएँ तट पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन संबंधी कुछ विद्वानों ने अपने विचार कारण दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें से कौन सा बताना है, ये बताना है इसमें से कौन सा बेमेल है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं कर रहा है। एक मिनट। फर्स्ट कह रहा है अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, पिग्गट और मैके, आर्यों का आक्रमण, मार्शल, बाढ़, KUR कैनेडी, प्रशासनिक शिथिलता। तो इसमें अमलानंद घोष जो हैं, ये जलवायु परिवर्तन की जो बात करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। पिग्गट और मैके जो बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ और इससे सिंधु सभ्यता जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, समाप्त हो गई, उसका पतन हो गया। तो ये भी इनका भी मत माना जाता है। मार्शल ने कहा नहीं भैया चलो बाढ़ आई इसलिए ये पतन हो गया। तो इनका भी चलो एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ये रीज़न थे जिससे सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। अब जब तीनों सही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, कि क्योंकि कैनेडी ने कहा कि नहीं कोई महामारी आई और उसी के कारण क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ये प्रशासनिक शिथिलता वाला मत किसने दिया, ये मार्शल महोदय थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो थी ये इसका पतन हो गया। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ आ रहा होगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है सेशन। और धीरे धीरे एक मतलब ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करके आपको चीज़ों को बताया जाएगा, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रिविज़न होता रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा कि लाइक तुरंत कर दिया करिए। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए। लाइक करेंगे तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, वीडियो और लोगों तक रीच होगा, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ इतनी आप हेल्प कर दिया करिए। बाकी आप अपना फीडबैक भी दीजिए कि क्या कमी है, क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, वो प्लीज़ बता दिया करिए। हाँ, एक लोगों ने लेखपाल के लिए बोला था, मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, अदरवाइज़ मैं उसके लिए भी वीडियो कोशिश करूँगी, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उसके लिए कर सकूँ, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी। चलते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर और मृदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। अब पता नहीं सही है कि गलत है, ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन में नाग पूजा और वृक्ष पूजा का प्रचलन था। सैंधौर सभ्यता में शव को दफनाने के स्थान पर केवल शव को जलाने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मुद्रा शांभवी मुद्रा से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग क्या आंसर सही है। यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ फॉल्स बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। द एविडेंस ऑफ स्वास्तिका हैज़ बीन फाउंड ऑन द सील्स एंड पॉटरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्नेक वर्शिप एंड ट्री वर्शिप, स्नेक वर्शिप स्नेक पूजा और ट्री वर्शिप वृक्ष पूजा वर प्रिवेलेंट इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इन द इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि वहाँ शैव था तो शैव की इंग्लिश दे दी गई है, मैं आपको इसका इंग्लिश बता दे रही हूँ कि इन द इंडस सिविलाइजेशन ओनली मेंशन हैज़ बीन रिसीव्ड, इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना होगा कि ओनली मेंशन हैज़ बीन रिसीव्ड ऑफ द बर्निंग द डेड बॉडी एट द प्लेस ऑफ बरील, ठीक है, बरील, समझ में आ गया हो गया। द पोस्चर ऑफ योगी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज रिलेटेड टू शांभवी मुद्रा, तो यहाँ पे सारे आपको सही लग रहे हैं और यहाँ से एकदम सीधा सीधा आंसर आपको पता चल गया होगा, बहुत सोचना ही नहीं है कि शव को दफनाने का स्थान पर केवल जलाने का, दफनाने का क्यों नहीं। अभी कालीबंगा में मैंने डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्या था, शवाधान मिले हैं आपको कि वहाँ पे दफनाया गया था, और आपको कहीं पर मिला है कि 4 लोगों के साथ दफनाया गया, कहीं मिला था कि 3 लोगों के साथ दफनाया गया, तो दफनाने के स्थान पर केवल जो दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न पशु समूह में कौन सा समूह पशु समूह के चित्र पशुपति की मुद्रा पर अंकित है। निम्न पशु समूहों में कौन सा पशु समूह के चित्र पशुपति की मुद्रा पर अंकित हैं, तो कौन कौन सा है, व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, ठीक है। मुद्रा जो है उसमें एक साइड आपका क्या है, हाथी और बाघ है, दूसरी तरफ आपका गैंडा और क्या है, भैंसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसमें से ये ऑप्शन क्या है आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही चीज़ है, यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया, इन द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप द पिक्चर ऑफ विच एनिमल ग्रुप इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पोज ऑफ पशुपति, तो टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस एंड बफेलो। सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। ये आपके क्या है, वेदांग है, ठीक है, वेदांग है। पहले वेद आया, तो वेद आप एक मिनट, वेद आया, वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद आपका क्या लिखा गया, ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आपके उत्तरवैदिक काल में लिखे गए, बाकी जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद थे ये भी आपके उत्तरवैदिक काल में लिखे गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेदों को समझने के लिए क्या की गई, वेदांग की रचना की गई। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए क्या की गई, वेदांग की रचना की गई। और टोटल कितने वेदांग लिखे गए, 6 लिखे गए, और ये 6 इसके भाग, और वेदांग जो इतने भी हैं वो सब के सब किस में है, गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए, गद्य में लिखे गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पहले 6 जो वेदांग हैं, वेदांग आपके 6 हैं और 6 आपके किस में लिखे गए, गद्य में लिखे गए हैं। अब पहला वेदांग जो है वो आपका क्या है, कान है, कान है, नाक यानी नासिका इसको कहते हैं, एक मिनट, हाँ नासिका कहते हैं, और नेत्र, चौथा आपका हाथ, और कितना हुआ 1 2 3 4 पैर, और एक आपके हाथ हो गए, नासिका, एक हो गया मुख। तो यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब किसकी मतलब इसमें क्या आ गया कि सभी गद्य में लिखे गए। तो जैसे क्या हुआ है कि मुख व्याकरण, मुख व्याकरण, इसको मिलाने के लिए ऐसे आता है। पैर का क्या हो जाएगा, छंद की रचना, पिंगल मुनि छंद शास्त्र के जाने जाते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। और हाथ का क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। नेत्र का क्या हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा। ज्योतिषी करते हैं ना, नेत्र उत्तर बंद कर लेते हैं, तो इस हिसाब से आप ध्यान दीजिए कि ज्योतिषी हो जाएगा, ज्योतिष। और नाक का नासिका, ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि शिक्षा हो जाएगा नाक से। और कान का क्या हो जाएगा, कान का निरुक्त हो जाएगा, निरुक्त। अब ये सब मैंने बता दिया। अब इस हिसाब से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। हाथ कल्प, नासिका शिक्षा, मुख व्याकरण, पद ज्योतिष। तो ज्योतिष थोड़े ना, ये तो मैंने अभी छंद बताया था ना, छंद। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 6 मैंने पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताना है धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है।
अब हर जो चारों वेद अभी मैंने बताए उसके उपवेद भी हैं, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, और यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के धनुर्वेद कहते हैं। अब आपको इसका आंसर तुरंत मिल गया होगा कि धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का है। सामवेद का क्या होगा? गंधर्ववेद होगा, गांधर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद, शिल्पवेद हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया धनुर्वेदा इज द सब वेदा ऑफ विच वेदा, तो इट्स ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज यजुर्वेदा। निम्न में से कौन सी कथा या सिद्धांत का वर्णन, निम्न में से कौन सी कथा का वर्णन का संबंध यजुर्वेद से नहीं है? बोला यजुर्वेद से नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा यजुर्वेद से संबंधित नहीं है। कह रहा उद्वालक आरूढ़ी और उनके पुत्र जो श्वेत केतु हैं उनके बीच का संवाद कैसे संबंधित नहीं है? चलिए और देख लेते हैं। जल प्लावन कथा का वर्णन, थर्ड है पुरुरवा उर्वशी व्याख्यान, एंड फोर्थ है पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो इसमें जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है उद्वालक आरूढ़ी और उनके पुत्र जो श्वेत केतु हैं उनके बीच का जो संवाद है वो इससे संबंधित नहीं है। अगर ये इससे संबंधित नहीं है तो फिर आखिर किससे संबंधित है? ये भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। देख लेते हैं। सामवेद, सामवेद का एक उपनिषद है उसका नाम है छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ठीक है। सामवेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्योपनिषद, उसी में ये वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उद्वालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच, देखिए श्वेत लिखा है ना, श्वेत केतु, तो सामवेद के छांदोग्योपनिषद से संबंधित है। बाकी ये जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी, पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है ये आपके यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का, तो इससे संबंधित है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, Which of the following legend या theory is not related to Yajurveda? Dialogue between Udvalak Aruni and his son Shvetketu. Description of the water flotation story. Pururva Urvashi lecture. Theory of, ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम मिलते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं था? After the death of Buddha, the names of 8 claimants of body metal are found. Which of the following was not? चलिए देख लेते हैं। तो जो जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो उनके शरीर धातु के मतलब 8 दावेदार हुए कि इनको यहाँ स्तूप बनवा दिया जाए, इनका ये यहाँ बनवा दिया जाए, इनका यहाँ बनवा दिया जाए, इस तरीके से। तो इसमें से बोल रहा उन 8 दावेदारों में से आखिर कौन से नहीं थे? तो कपिल वस्तु के शाक्य बिल्कुल थे, क्योंकि इनके जो फादर थे सिद्धार्थ के, महात्मा बुद्ध के, वो कपिल वस्तु से थे। पावा के मल, यहीं पर इनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए यहाँ तो बनना स्वाभाविक है। रामगाम के कोलिये, ये भी यहाँ पर भी था, क्योंकि इनकी जो माता थी कोलिय वंश की कन्या थी, तो इस हिसाब से ये भी सही है। यहाँ का ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 कौन से, वो मैं बोल दे रही हूँ, लिखूंगी नहीं, बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जैसे मगध नरेश, अजातशत्रु वहाँ, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप्प के बुली, वेददीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, रामगाम के कोलिये, पिप्पल वन के मोरिये। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के पतन संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत कथन है उसका चयन कर लीजिए। चलिए चयन कर ले रहे हैं। कह रहा है ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ, इसमें असत्य बताना है, कौन सा गलत है? बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों की ओर उन्मुख होना, तत्कालीन व्यापारी वर्ग द्वारा प्रदत्त दान, और संस्कृत भाषा के प्रति बढ़ता प्रभाव। तो ये तो था ही। और बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों की ओर उन्मुख होना, तो ये बताइए कि तत्कालीन व्यापारिक वर्ग द्वारा क्या कह रहा है? तत्कालिक व्यापारी वर्ग द्वारा, ठीक है। ये भी आपका क्या ब्राह्मण धर्म में सुधार होने लगा था, ठीक है, ये भी सही था। और इसमें बोला कौन सा गलत है? बौद्ध धर्म द्वारा कर्मकांडों की ओर उन्मुख होना, ठीक है, ये भी सही था, ये भी एक पतन का कारण था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये पतन का कारण, उनका असत्य ये नहीं था कि तत्कालीन व्यापारी द्वारा अगर वो दान देंगे तो क्या ये पतन का कारण थोड़े ना है, बिल्कुल नहीं है, इस हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इंग्लिश वाला पढ़ दे रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिफॉर्म्स इन ब्राह्मण रिलीजन, टुवर्ड्स रिचुअल्स बाय बुद्धिज्म, डोनेशंस गिवन बाय द मर्चेंट क्लास, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स संस्कृत लैंग्वेजेस।
नेक्स्ट कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मल्लीनाथ का प्रतीक क्या है? कलश है, ठीक है। पार्श्वनाथ का सर्पवंश सही है। महावीर का सिंह सही है। ऋषभ देव का शंख नहीं है बल्कि क्या है? वृषभ है। ऋषभ का ये नाम से ही पता चला, ऋषभ वृषभ, इससे आप लगा सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीर्थंकर जो ऋषभ देव है उनका प्रतीक वृषभ है, और ये जैन धर्म के ऋषभ देव जो हैं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। वैसे जैन धर्म में 24 हैं, 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से इनको 2 भागों में बांट दिया गया था, एक ऐतिहासिक और दूसरा अनऐतिहासिक। तो अनऐतिहासिक में 1 से 22 आते हैं और ऐतिहासिक में 23 और 24 आते हैं। 23 नंबर के 24, तो 23वें नंबर के जो थे वो पार्श्वनाथ थे। वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिसका प्रतीक क्या है? सर्पफर्ण है। और एक 24वें नंबर के महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है, तो जिसका क्या है? सिंह है प्रतीक। तो इस हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त सही है। महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य बहुत फेमस है। कथा सरित सागर क्षेमेंद्र की। अर्थशास्त्र कौटिल्य का। इसमें से मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का और महाभाष्य पतंजलि का, तो इसमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्षेमेंद्र की है, ये क्षेमेंद्र की कथा सरित सागर नहीं है। क्षेमेंद्र की क्या है? बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कथा सरित सागर फिर किसकी है? ये है सोमदेव की। कथा सरित सागर सोमदेव की है, महाभाष्य पतंजलि का है, और ये इनका है अर्थशास्त्र कौटिल्य का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटियोकस ने निम्न में से किसके दरबार में एक राजदूत को भेजा था? एंटियोकस सेंट एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ, किसके भेजा था दरबार में? एंटियोकस ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोका के, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो किसके दरबार में भेजा था? तो ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। कि जो मौर्यों का समकालीन था एंटियोकस, वो सीरिया का शासक था, तो वो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती का गवर्नर था। कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था। सुशील ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उपयुक्त में से कौन से सही कथन है? इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, फिर आंसर बता रहे हैं। बिफोर बिकमिंग, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिफोर बिकमिंग द रूलर अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज अशोकाज लास्ट वॉर। सुशील हैड इनिशिएटेड अशोका टू बुद्धिज्म। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है यहाँ पर। एक मिनट, क्या बताना था यहाँ? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि कौन सा सही है शायद बताना था। इनमें से सही कथन है, ठीक है। तो शासक बनने से पूर्व क्या अवंती क्या कहते हैं, अवंती का गवर्नर था। कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सुशील ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय सुशील को नहीं जाता है, बल्कि किसको जाता है? एक मिनट, उपगुप्त को जाता है। किसको जाता है? उपगुप्त को जाता है। तो ये सुशील गलत हो जाएगा। इस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है? गिरनार शिलालेख, जूनागढ़ का गिरनार शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, पेशावर, सोपारा थाड़े सही है। धौली शिलालेख पुरी सही है। तो मानसेहरा शिलालेख पेशावर में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो पेशावर, ये पाकिस्तान के पेशावर में नहीं बल्कि हजारा ज़िले में है। पाकिस्तान के मानसेहरा जो शिलालेख है ये पाकिस्तान के हजारा ज़िले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मौर्य काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष था, और भी है। यस, उपयुक्त में से सही कथन कौन से हैं? तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। विच रेफरेंस टू द मौर्य पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुराध्यक्ष वॉज द हेड ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। सीताध्यक्ष वॉज द हेड ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। द हेड ऑफ द माइंस डिपार्टमेंट वॉज द हेड ऑफ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, डी, कि मतलब जो सुराध्यक्ष था वो आबकारी विभाग का था, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का था, अकरा अध्यक्ष खान विभाग का था, और गणिका अध्यक्ष अगर पूछ ले तो गणिकाओं का अध्यक्ष था, नाम से ही पता चल रहा है। और सूत्राध्यक्ष पूछ ले तो कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता है सूत्राध्यक्ष।
20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलियोडोरस निम्न में से किसके दरबार में आया था, इन हुज कोर्ट डिड हेलियोडोरस कम, पुष्यमित्र, शुंग, वसुमित्र, भागभद्र या देवभूति, किसके दरबार में आया था, तो हेलियोडोरस भागभद्र के। हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का क्या था, तक्षशिला का यवन राजदूत था। हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का क्या था, यवन राजदूत था जो क्या करता है, शुंग शासक, ये शुंग शासक थे भागभद्र, इन्हीं के दरबार में क्या हुआ था, आया था। और शुंग वंश का संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग थे, और पुष्यमित्र, और इस जो शुंग वंश था इसके अंतिम शासक की बात करें तो कौन थे, देवभूति था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक शातकर्णी प्रथम था, ठीक है। शातकर्णी द्वितीय ने शुंगों से मालवा प्राप्त कर लिया। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। यहाँ पूछ रहा कौन से कथन सही है, तो इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। द फाउंडर ऑफ द, एक मिनट क्या कर रहा है, द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डेंसिटी वॉज शातकर्णी। शातकर्णी सेकेंड रिसीव्ड मालवा फ्रॉम द शुंगास, और गौतमी पुत्र शातकर्णी रिवाइव्ड द ब्राह्मण रिलीजन। तो यहाँ पे द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव आर, कौन से आपके स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पर आपके सातवाहन वंश का संस्थापक शातकर्णी नहीं था, बल्कि कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक था, ठीक है। और इस वंश का जो प्रतापी राजा था वो क्या था, ये गौतमी पुत्र शातकर्णी था। इस हिसाब से 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा। तो गाइस सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, बाकी आगे हम जरूर लाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो जिन्होंने इंग्लिश की डिमांड की थी कि बिलिंगुअल कीजिए, तो वो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका जो काम है आप करिए, मेरा जो काम है मैं करूँगी। और चलिए तो फिर जय हिंद, थैंक यू सो मच।